साथियों नमस्कार। पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा टॉपिक था वो था रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यानी दृढ़ पिंड गति की। वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। उसके लगभग सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है दोस्तों। तो इसी कड़ी में आज का जो सेशन रहेगा अपना, आज की पूरी क्लास है वो प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी दोस्तों। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको बेसिकली जो आपने अभी तक पढ़ी है थ्योरी, उसका सारा का सारा सार जो है ना इस प्रैक्टिस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा आपका आज का, एक m द्रव्यमान का कण x, y पर स्थित है जहां, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन, एक m द्रव्यमान का कण, एक m द्रव्यमान का कण बताया गया है जो x, y पर स्थित है। दोस्तों x और y के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको। x के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x नोट प्लस a1 कोस ओमेगा 1 t, x नोट प्लस a1 कोस ओमेगा 1 t, ये दी है दोस्तों। और y के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, y नोट प्लस a2 साइन ओमेगा 2t, ये दिए है दोस्तों। और पूछ रखा है कि t बराबर 0 पर आघूर्ण का मान क्या होगा। t बराबर 0 पर आघूर्ण पूछ रखा है दोस्तों। t बराबर 0 पर आघूर्ण पूछ रखा है। आघूर्ण यानी बल आघूर्ण की बात चल रही है। आघूर्ण क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको सिर्फ x और y दिए हो और आघूर्ण पूछ रखा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। पूछ रखा है आपसे आघूर्ण, टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही होता है ना, या एफ क्रॉस आर होता है, एफ क्रॉस आर, इनमें से एक होता है। अब वही बात वहीं पर आकर के रुक जाती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आर वेक्टर होता है या एफ वेक्टर होता है, एफ होता है या आर होता है। देखो दोस्तों, चार फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, चार फॉर्मूले बताए थे। चारों फॉर्मूलों में क्या होता है, चारों फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो ये था टो का आर क्रॉस एफ, एक मैंने आपको बताया था कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, जहां पर कोणीय संवेग को मैंने जे वेक्टर से दर्शाया था। देखो सीधा संवेग क्या होता है, एम बी, तो कोणीय संवेग होता है आई ओमेगा, इनके बीच ये आई ओमेगा होता है या ओमेगा क्रॉस आई होता है। कोणीय संवेग के साथ साथ मैंने दो बातें और बताई थी। एक बताया था शायद, एक और कौन सी थी जिसमें आर और एफ का संबंध था। फिलहाल उन पर चर्चा नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपको एक तो चाहिए आर वेक्टर, एक चाहिए एफ वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। तो हमें यहां से क्या कैसे मिलेगा आर और कैसे मिलेगा एफ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एम दिया है द्रव्यमान और एक्स और वाई दे दिए, तो देखो आर वेक्टर तो सीधा ही मिल जाएगा। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहां से मिल जाएगा। एक्स का मान क्या है, एक्स नोट प्लस a1 कोस ओमेगा 1 t, ये अपना आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई का मान ये है वाई नोट प्लस a2 साइन ओमेगा 2 t, ये अपना आ गया जे कैप। आई और जे के मान आ गए तो हमें एक जो वेरिएबल है वो तो मिल गया अपना, एक तो मिल गया। अब चाहिए एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, एफ वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है, एम अपने पास है, ए चाहिए, ए क्या होता है त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो हमें आर दिया है, तो हम अगर डी आर अपॉन डी टी कर दे तो क्या आ जाएगा, बोलो वेलोसिटी नहीं आ जाएगी क्या भाई, डी आर अपॉन डी टी, ये टी में वेरी कर रहा है ना, ये कांस्टेंट भी टी में वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट भी टी में वेरी कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट नहीं बोल सकता मैं इसको, ये घटक है, ये पार्ट भी टी पर डिपेंडेंट है, ये पार्ट भी टी पर डिपेंडेंट है, तो हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। बोलो वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस v को हम क्या कर देंगे, डी वी अपॉन डी टी कर दें तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब a आ गया, m अपने पास द्रव्यमान दिया है, a और m आ गया तो f भी आ गया। अब f वेक्टर आपके पास है, r वेक्टर आपके पास है, तो आ जाएगा बल आघूर्ण।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया था मैंने आपको किस प्रकार से करना है। और वहां पर लास्ट में क्या रखना है, t बराबर 0 पर पूछा है हमें, तो लास्ट में यहां पर r और f को आप t बराबर 0 रख देना। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर कोस के साथ t लगा हुआ है तो कोस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, कर लोगे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, बस आपको अवकलन करना आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो एक समान खुरदरी चकती जिनका जड़त्व आघूर्ण m I1 और I1/2 है। दो एक समान चकती है, दो एक समान चकती, दो एक समान चकती है। क्वेश्चन डिफाइन कर देता हूं मैं, जिनका जड़त्व आघूर्ण I1 व I1/2 है, यानी दो इस प्रकार की चकती है, एक चकती ये हो गई, एक ही चकती ये हो गई। इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है I1, इसका है I1/2। ठीक है दोस्तों, ω1 व ω1/2 के कोणीय वेग से घूम रही है। ये ω1 के वेग से घूम रही है और ये ω1/2 के कोणीय वेग से घूम रही है। यदि एक चकती को दूसरे पर समाक्षीय रख दें तो निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी एक चकती को दूसरी चकती पर हम समाक्षीय रूप से रख दें तो इनके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा रखा है हमें, कितना होगा परिवर्तन। अब दोस्तों एक बात, अगर आप देखो इनको भी, यहां पर ये इस चकती का कुछ ना कुछ जड़त्वाघूर्ण है और कुछ ना कुछ वेग से घूम रही है, कोणीय वेग से घूम रही है। इसका भी कुछ ना कुछ जड़त्वाघूर्ण है और इसके कुछ ना कुछ कोणीय वेग से घूम रही है। अब जो दोनों को एक साथ रख देंगे यहां पर, तो ये एक साथ घूमेगी, क्योंकि खुरदरी चकती की बात चल रही है कि दो एक समान खुरदरी चकती है। यदि यहाँ फिसलन नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये चकती क्या है, अलग अलग एक साथ नहीं घूमती। अब देखो, आपने एक 9th क्लास में आता है ना, और 11th क्लास में भी आता है, क्या आता है, संवेग संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा कोलिजन में, टक्कर में, प्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ा होगा ना। उसमें आता है कि यदि एक m1 द्रव्यमान का पार्टिकल है, v1 वेग से गति कर रहा है, एक m2 द्रव्यमान का पार्टिकल है, v2 वेग से गति कर रहा है, ये दोनों पार्टिकल टकराते हैं, इधर गति कर रहे हैं, मान लो ये दोनों वेग टकराते हैं और दोनों एक साथ जुड़ करके गति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इनका वेग निकालिए। इस प्रकार के क्वेश्चन किए ना आपने, जिनमें आपने संवेग संरक्षण का नियम लगाया था। अगर आपको याद हो तो, थोड़ा बहुत तो याद होगा भी, दो m1 द्रव्यमान का पिंड, m2 द्रव्यमान का पिंड, दोनों जब जुड़ करके एक साथ गति करते हैं तो वेग क्या होगा। हम क्या क्या करते हैं, यहां हम संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, और v यहां से आ जाता है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो v का मान हम निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जहां पर देखो दोस्तों दोनों प्रकार की गतियां हैं, रोटेशन मोशन मुश्किल कब हो जाती है, जब आपको कंपैरिजन करना नहीं आता। कंपैरिजन कीजिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर m कार्य करता है साधारण गति में, जो काम m करता है ना साधारण गति में, वो काम यहां I करता है। जो वेलोसिटी करती है वो एंगुलर वेलोसिटी करती है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो ये जो कंसेप्ट है भी, संवेग संरक्षण का नियम, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग, वो यहां पर लगाना है आपको कंसेप्ट। अब देखो कैसे लगाना है, इस जो आपका संवेग संरक्षण का नियम है वो यहां पर लगाएंगे हम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और दोनों चकतियां जो एक साथ घूम रही है इनका कोणीय वेग निकाल लेंगे। अब आप कहोगे कोणीय वेग क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए, और हम जानते हैं दोस्तों कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर हमारे पास आ जाएगा तो I का मान तो पता ही है हमें भी, पहली शक्ति का तो I1 है, दूसरी का I1/2 है ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ना ओमेगा का मान। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक इसी बेस पर है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, न कि थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर एकेडमिक एग्जाम तो दे ही नहीं रहे, जहां पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग इज इक्वल टू, दोनों का कोणीय संवेग बराबर होगा, है ना, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। यहां लिखते हैं m1 v1 और यहां लिखेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस
I1/2 इंटू ω1/2। बोलो, ये इसका प्रारंभिक कोणीय संवेग आ गया, ये इसका प्रारंभिक कोणीय संवेग आ गया। जब दोनों एक साथ गति करेगी तो इनका कोणीय संवेग क्या आ जाएगा, I1 + I1/2 इंटू ओमेगा, या ओमेगा फाइनल बोल देता हूं मैं। फाइनल का मतलब भी एक साथ गति करे तो फाइनल हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहां से ओमेगा फाइनल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ओमेगा फाइनल चाहिए, पहले ये देखो कितना हो जाएगा, I1 ω1/4 प्लस I1 ω1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5/4, 5/4 I1 ω1 भी, इनको मैंने ऐड कर दिया, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। बाकी आपको ध्यान रखना है, टाइम बहुत कम मिलता है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, थोड़ी सी ध्यान रखना इस बात का। यहाँ से देखो 3/2 और I1 ω/f, I1 से I1 कैंसिल और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ आ गया 5/2 ω1 = 3 ω/f, और यहाँ से ω/f का मान अगर मैं बात करूँ कितना आएगा, तो 5/6 ω/f, सॉरी ω1, ये आ गया अपना ω/f का मान। अब हमें पूछा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखो अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल का मान कितना आएगा, 1/2 I ω², I का मान I1 + I1/2, I1 + I1/2, और ओमेगा, अब ω/f का स्क्वायर भी फाइनल की बात करें ना, भी एक साथ घूम रही है, तब ओमेगा का मान कितना आएगा, ये 5/6 ω1 का होल स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल में दोनों के अलग अलग लिख देंगे, है ना, दोनों के अलग लिखेंगे तो 1/2 I1 ω1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इसकी कितनी हो जाएगी, I1/2 और ω1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपसे अभिष्ट हल है मेरा पूछ रखा है ना, वो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कंसेप्ट बताना था, वो बताना था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के पेपर में आए थे क्वेश्चन, उनके बारे में बात करते हैं कि 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। शायद मैंने कुछ एक बातें तो मैंने कर ली थी शायद इसके बारे में, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं। 2016 में, ये पेपर 2016 का ही ना, हाँ 2016। देखो इसमें क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो देखो कौन कौन से आए थे। पहला क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था, मतलब फिजिक्स जब स्टार्ट हो रही है ना, वहां से पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन था कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए। व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण, व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछ रखा था, डी दे रखा था। डी का मान क्या, डी = दे रखा था 1 मीटर पर क्यूब, 1 मीटर पर क्यूब, पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दे रखा था। और साथ में दे रखा था त्रिज्या, आर का मान दे रखा था 1 मीटर। हमसे पूछ रखा था गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, ये गोला, और इसका व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण अगर पूछा जाए आपसे तो आपको याद ही होगा कितना होता है, 2/5 mr²। ये क्वेश्चन था, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब डी दे रखा है हमें, हम जानते हैं डी = क्या होता है, एम वी होता है, हम जानते हैं ना भी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है ना। डी बराबर घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए मास, क्योंकि मास यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो एम का मान क्या हो गया, डी × वी, और डी का मान कितना दिया है 1, और वी कितना होता है गोले के लिए 4/3 πr³, ये होता है। अब देखो 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4/3 पाई, और r का मान 1 है तो 1 का क्यूब, ये आ गया 4/3 पाई, ये अपना आ गया मास, आ गया ना इतना किलोग्राम। अब देखो यहां पर रख देंगे मास, ये मान रख देंगे, r का मान 1 रख देंगे, 2/5 है, ये अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, देखते हैं, ये रख देना आप, आ जाएगा आंसर जो भी है। 1.67 आया था शायद, पिछली बार किया था हमने। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन था 31 नंबर 2016 का। अब देखते हैं 2016 का
क्वेश्चन नंबर 32 या दूसरा प्रश्न की बात करूं मैं। क्वेश्चन था 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वर्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। ये एक वर्ताकार वलय दी गई है ना, और इसका 0.2 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, और इसका मास कितना दिया गया है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पूछ रखा है इसके केंद्र के लंबवत तल, अच्छा इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। ओमेगा का मान कितना है 10 राउंड पर सेकंड। और हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है कोणीय संवेग का मान। अब कोणीय संवेग का मान पूछ रखा है हमसे, इसके सापेक्ष घूर्णन कर रही है ये, है ना, वलय है, रिंग है ना, चकती है क्या, वलय है ना, ये इसके इस मतलब केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। तो इसका हमसे क्या पूछ रखा है कोणीय संवेग का मान। और संवेग में पता है भी, हमें संवेग तो पता ही है mv होता है ना, तो कोणीय संवेग क्या होता है मैंने बताया था, जहां m वहां i, जहां v वहां ओमेगा, आई ओमेगा पूछ रखा है। i का मान आप निकाल लोगे, वलय के लिए कितना होता है i mr²/2 होता है ना, या mr² होता है, mr² होता है, चकती के लिए mr²/2 होता है, इसके सेंटर से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। m आपके पास है कितना 1 किलोग्राम, r दिया है 0.1 लिख लोगे, और ओमेगा का मान 10 राउंड पर सेकंड दिया है। आप राउंड पर सेकंड में, एक राउंड में 2 पाई घूमती है, तो 10 राउंड में कितना घूमेगी 10 × 2 पाई रेडियन पर सेकंड, है ना, रेडियन पर सेकंड। ये आ जाएगा ओमेगा का मान, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल था। एक और आया था, 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था कि L लंबाई और समान रूप से वितरित m प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ के मध्य बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यानी एक छड़ है इस प्रकार की, यहां से घूर्णन कर रही है, वो m लंबाई है और L लंबाई और m द्रव्यमान है। कोणीय गति t सेकंड में 0 से ओमेगा में बदल जाती है। ये घूर्णन कर रही है और 0 से ओमेगा में इसकी कोणीय गति है वो t सेकंड में हो जाती है। हमसे पूछ क्या रखा है लगने वाले बलागुण का मान। देखो बलागुण से 2 क्वेश्चन आ गए थे 2016 में। अब बलागुण होता क्या है, बलागुण में क्या करते हैं, बल क्या होता है, बल जो होता है ma, हम जानते हैं ना अभी साधारण गति में बल ma होता है, तो बलागुण क्या हो जाएगा, m की जगह i लिखते हैं, a की जगह अल्फा लिखते हैं, i अल्फा हो जाएगा। तो i अल्फा निकाल लेंगे, इसका i कितना होता है यहाँ से गुजरने वाली छड़, जब यहाँ से इस केंद्र इस अक्ष के सापेक्ष i कितना होता है छड़ के लिए, i होता है ml²/12। बोलो याद है क्या आपको ml²/12। और अल्फा क्या होता है, त्वरण होता है ना, त्वरण, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मान क्या होता है ओमेगा में परिवर्तन की दर, ओमेगा में परिवर्तन की दर d⍵/dt, ये होता है कोणीय जो कोणीय त्वरण। अब ओमेगा में परिवर्तन कितना हो रहा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन लगने वाला टाइम ω/t। अल्फा का मान कितना आ गया ω/t इंटू ω/t। ये तो सीधा सा था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ml² अपॉन 12t। ठीक है, पहला एक ऑप्शन दिया है इसमें, हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो दोस्तों पिछली बार बिल्कुल ही आसान 2016 की बात चल रही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे। और बात मैं अगर करूं पिछले साल की, तो पिछले साल भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए थे। देखता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे थे 2018 में। ये देखिए 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, उनकी अगर बात की जाए। देखो 3 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, बिल्कुल इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2D मोशन अगर आपको आती है तो ये रोटेशन मोशन बिल्कुल इजी है। बस उसमें 2D में m था, यहाँ i होता है, वहाँ a था, यहाँ अल्फा होता है, वहाँ कोणीय संवेग था, वहाँ पर संवेग था, यहाँ कोणीय संवेग होता है। देखो एक क्वेश्चन था दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर, अच्छा दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्यों। यानी दरवाजा होता है ना, दरवाजा इस प्रकार का दरवाजा होता है, देखो यहाँ से घूमता है ये इस प्रकार से, तो ये कहता है कि बाहरी स्थान पर हम लगाते हैं ना वो हैंडल, वो बाहरी स्थान पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बाहरी स्थान पर। अब टो आपको पता है क्या होता है, बलागुण, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यही होता है ना बल। यहाँ पर हम बात करते हैं टो की, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी F/r है ना, F × r यही होता है। यानी बल और बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये होता है। तो अधिक दूरी पर लगाने का कारण क्या है, ताकि टो
थोड़ा सा बल लगाने पर ही बल का मान, देखो आर का मान, टो का मान ज्यादा कब होगा, बल आगमन का मान, या तो एफ ज्यादा हो या आर ज्यादा हो। हम धक्का लगाएं, कम जोर लगाना पड़े हमें, इसका मतलब एफ का मान कम रखना पड़ेगा। कब रह सकता है, अगर एफ का मान कम रहेगा तो आर का मान ज्यादा कर देंगे हम। भी यहाँ पर लगने वाला ये आर दूरी ज्यादा हो जाएगी ना, ये दूरी ज्यादा हो जाएगी तो एफ थोड़ा होगा तो भी टो का मान बढ़ जाएगा, इसलिए लगाते हैं हम। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आगुण। देख लेना, आपके पास पेपर पड़ा होगा, ये कंसेप्ट आपको बता दिया, बस ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिनमें एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। एक का m1 और दूसरे कण का m2 है। बात कर रहा है कि इनके प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र को d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूर खिसकाया जाए कि इसको निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। यानी m1 m2 है, इसको मैं अगर d दूरी खिसका दूं, कहीं भी खिसका दूं, तो इसको हम कितना खिसकाएंगे कि माना कि x खिसकाएंगे, कितना खिसकाएंगे कि द्रव्यमान के अंदर अपरिवर्तित रहे। ये बात चल रही है। यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास हो तो यहाँ पर रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था आपको कि इसको x खिसका देंगे मान लीजिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका कैसे निकालते हैं भी, सेंटर ऑफ मास के प्रारंभिक जो अपनी डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि उसमें था कि बल द्रव्यमान आघूर्ण का मान, द्रव्यमान आघूर्ण का मान फिक्स होना चाहिए। तो m1 d इज इक्वल टू होना चाहिए m2 सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ पर दूरी कितनी दी है इनके मध्य, ये क्वेश्चन करवाया भी था मैंने आपको। मान लीजिए इनके मध्य कितनी दूरी है, मान लीजिए इनके मध्य दूरी s है, मान लो सपोज करो, ठीक है। हमने इसको कितना खिसका दिया, d खिसका दिया, तो m हो जाएगा m1 भी। इनका हम क्या करते हैं, द्रव्यमान आघूर्ण सेम करते हैं। m1 यहाँ पर ये हो जाएगा d खिसका दिया, और इसको s नहीं मान करके अलग अलग मानते हैं कि द्रव्यमान आघूर्ण, इसके सेंटर ऑफ मास से दूरी ये तो थी s2 और ये मान लेते हैं s1 दूरी है, ठीक है। अब खिसकाने के बाद क्या होगा, s1 माइनस d बराबर हो जाएगा m2 इंटू s2 माइनस x, ठीक है। s2 एक तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, एक है s1 प्लस यहां से देखो क्या आ जाएगा आंसर, हमें पूछ रखा है x का मान निकालेंगे यहां से। वैसे करवाया भी था मैंने इसको, इस क्वेश्चन को, माइनस m1 और d इज इक्वल टू m2 s2 माइनस m2 x। ये एक समीकरण ये बन गई, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। और दूसरी समीकरण क्या होगी, m1 s1 का मान किसके बराबर है, m2 s2 के। भी द्रव्यमान के अंदर यहाँ है तो m1 s1 m2 s2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो m1 s1 और m2 s2 बराबर है, तो m1 s1 m2 s2 बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ जाएगा m1 अपॉन m2 ये इधर इंटू d, ये आंसर आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और था कि एक वर्ताकार चकती है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 मीटर। एक चकती है वर्ताकार, है ना, त्रिज्या है 0.5 मीटर, द्रव्यमान है 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम द्रव्यमान है। पूछ क्या रखा है, अपनी दूरी पर 120 राउंड पर मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा ओमेगा कितना दिया है, 120 राउंड पर मिनट। तो ओमेगा का मान आप निकाल लोगे कितना आएगा, है ना। और अब से पूछ रखा है चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अब जड़त्व आघूर्ण निकालना है, आई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं जड़त्व आघूर्ण, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, है ना। अब इसमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, जड़त्व आघूर्ण यही होता है। तो कितने राउंड पर सेकंड घूमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई m का मान हमें पता है कितना है मास, r का मान हमें पता, लगा देंगे सूत्र सीधा सीधा। इसका इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 120 राउंड पर मीटर घूमो या कितना ही घूमो, हमें तो सिर्फ जड़त्व आघूर्ण निकालना है। वो निकाल सकते हो ना आप बिना, देखो m चाहिए r चाहिए, दोनों में है अपने पास, निकल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे ये, आपको डराने के लिए 120 राउंड पर मीटर भी, यहाँ पर अपना दिमाग यहाँ चलाने लग जाओ, है ना। इस प्रकार से थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें। तो देखो और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है कि एक गोला
ये 2016 में आया हुआ, ये तो करवा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक गोला जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, नत तल पर h मीटर नीचे लुढ़क कर आ जाता है, वेग ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो शायद बिल्कुल इजी है। भी एक गोला है इस प्रकार से, नत तल पे पर एक गोला है, h मीटर नीचे आ जाता है, ये h मीटर नीचे आता है लुढ़क करके, द्रव्यमान m दिया है और r इसकी रेडियस दी है। h मीटर नीचे आ जाता है तो यहां पर इसका वेलोसिटी ज्ञात करनी है, में वेग ज्ञात करना है। अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद है अगर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू क्या था, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये था ना, यही तो था फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो नत्तल पर गति में फॉर्मूला लिखाया था शायद मैंने आपको, ये फॉर्मूला था। तो आपको चाहिए, देखो इसका आई कितना होता है, आई होता है इसका 2.5 mr स्क्वायर, ये होता है। और मैंने आपको बताया था mr स्क्वायर का गुणांक होता है ना, यही ये मान होता है, यही होता है ये मान। तो v का मान सीधा सीधा आ जाएगा आपका √2gh अपॉन 1 प्लस 2/5। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है सवाल में, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 9gh अपॉन 7, एक ऑप्शन दिया है आपका 5gh अपॉन 7, और एक ऑप्शन दिया है आपका 10gh अपॉन 7, और एक ऑप्शन दिया है आपका 3gh अपॉन 7। यहाँ से कर लेंगे तो ये देख लो कौन सा आ रहा है, 5 × 7/5, इसको मैं देख सकता हूँ 7/5, ये ऊपर चला जाएगा 10/7, ये आ जाएगा आंसर। कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आ रहा है कि दो ठोस गोले जिनका द्रव्यमान समान है परंतु अलग अलग पदार्थ ρ1 और ρ2 घनत्व के बने हैं, इनके जड़त्व आघूर्ण I1/I2 का अनुपात होगा। लो जी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है देखो कि दो गोले हैं, ठीक है, द्रव्यमान सेम है, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका ρ1 है, इसका घनत्व है ρ2, और आपसे पूछ रखा है इसका अगर I1 हो, इसका I2 जड़त्वागुण हो, तो I1/I2 का मान क्या होगा, ये पूछ रखा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ρ1/ρ2, ऑप्शन इस प्रकार से है ρ1/ρ2 की पावर 2/3, ρ1/ρ2 की पावर 1/3, ρ1/ρ2 की पावर ρ2/ρ1 की पावर 1/3, और ρ1/ρ2 की पावर 1/3। सॉरी ये तो आएगा ना, कितना दिया लास्ट वाला, अच्छा 2/3, ρ1/ρ2 की पावर 2/3, ठीक है, ρ1/ρ2 की पावर 1/3, ठीक है, ρ2/ρ1 की पावर 1/3, और ρ2/ρ1 की पावर 2/3। ये ऑप्शन है आपके पास। यानी कहने का मतलब आपको आंसर में सिर्फ ρ1 और ρ2 ही लेके आना है, ठीक है। और आपसे पूछ रखा है जड़त्व आघूर्ण का मान का अनुपात पूछ रखा है, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं गोले के लिए आई कितना होता है, 2.5 mr स्क्वायर, ये होता है ना। तो अलग अलग द्रव्यमान है, और द्रव्यमान तो सेम है इनका, रेडियस इनकी अलग अलग है। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस है r2, ठीक है। तो I1/I2 का मान देखो कैसे निकालेंगे, I1/I2 इसका मान लेते हैं कि 2.5 mr1 स्क्वायर और 2.5 mr2 का स्क्वायर, ये होगा। 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mr1 स्क्वायर अपॉन mr2 स्क्वायर, m भी कैंसिल हो जाएगा, भी सेम द्रव्यमान है ना, m भी कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें चाहिए r1/r2 का मान का स्क्वायर, ये चाहिए। यही बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, भी I1/I2 चाहिए, मतलब r1/r2 का स्क्वायर चाहिए। द्रव्यमान सेम है दोनों का,
देखो अगर घनत्व दिया है, घनत्व क्या होता है, पीछे भी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, डी इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, और तो एम क्या हो जाएगा डी इंटू वी। पहले गोले के लिए कितना होगा, डी का मान रो है, रो 1, और वी का मान कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 का क्यूब। यहां से R1 क्यूब कितना आ गया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m है ना, अपॉन रो 1 4 पाई, रो 1 4 और पाई, और ये हो जाएगा R1 का मान, R1 क्यूब का मान हो गया है। R1 का मान अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा अपना 3m 4 पाई रो 1 का 1/3। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? ठीक सेम इसी प्रकार R2 की अगर बात करूं मैं तो R2 का मान क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आएगा ना, वो भी 3m अपॉन 4 पाई रो 2 का 1/3। भी सेम सिमिलर है दोनों कंडीशन, यहां पर रो 1 है, यहां रो 2 है, इतना फर्क है। अब क्या करेंगे हम, R1 और R2 का मान यहां रख देंगे। देखो किस प्रकार से, R1 का मान ये वाला 3m अपॉन 4 पाई रो 1 की पावर 1/3 और इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर इंटू 2 अपॉन नीचे ये बराबर का निशान मैं यहाँ रख देता हूँ 3m अपॉन 4 पाई रो 2 की पावर कितनी 1/3 और इसकी पावर कितनी 2। ये भी इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, ये भी लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 2/3 इसकी पावर भी 2/3, तो मैं इसके पूरे की पावर 2/3 लिख देता हूँ इस प्रकार से। ये लो जी, इसकी पूरे की पावर कितनी हो गई 2/3। ये बात समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, यदि ए नहीं बताई तो सुनो, a/b अपॉन c/d अगर दिया हो तो हम लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। यानी अगर भाग में दिया ना दोनों भिन्न तो ऊपर वाली सेम है, इसको उल्टा करके लिख देते हैं d/c कर देते हैं। वो काम यहाँ करते हैं हम, देखो कितना कैसे करेंगे ये काम। ऊपर वाली तो सेम है 3m अपॉन 4 पाई रो 1 इंटू इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो 4 पाई रो 2 अपॉन 3m और इसकी पावर कितनी है 2/3। ठीक है दोस्तों, ये तो कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, रो 2 अपॉन रो 1 की पावर 2/3, रो 2 अपॉन रो 1 की पावर 2/3, ये आंसर हो जाएगा अपना। समझ रहे हो ना किस प्रकार करेंगे? करना कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए इसका ये क्या होता है जड़ आगुण और काटाबाटी करके, और आपको रो 1 और रो 2 के रूप में यहाँ सिर्फ IQ लगाना है आपको, IQ बेस है। देखो इस प्रकार के सवालों में बताओ कहाँ पर लगा है, फिजिक्स कहाँ लगी है मेरे को बताओ, लगी है क्या कहीं फिजिक्स? फिजिक्स बस यहीं लगी है थोड़ी सी, और कहीं भी फिजिक्स नहीं लगी है। तो आपका जनरल IQ अगर अच्छे देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो जनरल आपका जो IQ है वो काम करेगा। IQ जब काम करेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी पेपर का लेवल सेट करते समय जब हम देखो पता नहीं लगता क्या पूछ सकते हैं पेपर में, बाकी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे क्योंकि टाइम भी कम होता है ना। कि पहले तो 2016 में जो पेपर आया था उसमें ठीक ठाक सवाल आए थे, बाकी अब जो है मेरिट भी ज़्यादा रहती है। और क्वेश्चन थे क्या इसमें कुछ? बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, तो ये तो हो ही गया था, दोनों पेपर हो गए थे ना। अब 1-2 सवाल और देखते हैं अलग से। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए गोलीय कोष। क्वेश्चन खुद करो आप करोगे आप ना, क्या करोगे कि एक क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए गोलीय कोष क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए गोलीय कोष की घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। कि घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये मैं इसको घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं लिख करके सीधा लिख देता हूं रोटेशनल, वह कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा का अनुपात होगा, ये निकालना है आपको। कर सकते हो ना? ऑप्शन की बात करूं अगर मैं, तो ऑप्शन में दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 2/5, 5:2, सेकेंड 2:5, थर्ड ऑप्शन 3:4, फोर्थ ऑप्शन 1:4। कर लोगे क्या? सॉरी 4 यहां पर 4 दिखा है ना, 4। देखो कैसे करेंगे इसको, हो जाएगा कि हम निकाल के देख लेता हूँ, कभी ऑप्शन गलत न दे दिए हो। टू ही था यहाँ 2 था, सॉरी 2 ही था ना, यहाँ 2 ही था, 2 ही। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो अब मैंने इनको छेड़खानी कर दी, इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन एक होगा, है ना। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो आप भी, करना कुछ भी नहीं। देखो लुढ़कते हुए गोले को उसकी गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे 1/2 I⍵², है ना, और कुल ऊर्जा हो जाएगी 1/2 I⍵² प्लस 1/2 mv²। देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। कुल काइनेटिक एनर्जी और कुल ऊर्जा का अनुपात चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 I⍵² और कुल ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 I⍵² प्लस 1/2 mv²। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 36 तलवट गोलीय कोष की, अब I कितना होता है इसके लिए, गोलीय कोष के लिए? 1/2 2/5 mr²। ये तो आपको याद हो ही गया होगा ना, सारी कितने क्वेश्चनों में आ गया। तो तभी तो कह रहा हूँ मैं आपको, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना बार बार, तो आपको आंसर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और याद करने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, क्योंकि याद अपने आप ही हो जाएंगे। अब V और ओमेगा में क्या होता है संबंध? ये होता है V = ओमेगा R। तो मैं इसको यहाँ ओमेगा की जगह V और R लिख देता हूँ। ओमेगा² है तो V² R² लिख सकते हैं ना? नहीं ऐसे नहीं, V बराबर होता है ओमेगा R। तो ओमेगा है, ओमेगा किसका लिखेंगे? V/R, V/R का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1/2 I की जगह वही ऊपर वाला 2/5 mr² इंटू V²/R²। ऊपर वाला सेम ही तो है ये, है ना, प्लस 1/2 mv²। अब देखो यहां भी 1/2 आ रहा है, यहां भी 1/2 आ रहा है, यहां भी 1/2 आ रहा है। ये तो कर लोगे, कैंसिल हो जाएगा। m यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। b यहां से नीचे से कॉमन लेकर के और ऊपर वाले से काट दिया, वो कर लोगे आप मेरे हिसाब से। अब इसकी मैं दोनों पावर अलग अलग लगा देता हूँ, V² पर भी है और इस पर भी लगा देता हूँ, है ना। अब देखो कैसे करेंगे आगे। ऊपर क्या बच गया? R² से R² कैंसिल, V² बच गया ऊपर 2/5 V²। ऊपर कितना बच गया? 2/5 V²। बोलो ये बचेगा ना 2/5, m तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी यही बचेगा 2/5, R² से R² कैंसिल, V² बच गया 2/5 V² प्लस यहाँ कितना बच गया? V²/2, V²/2। अब V² कैंसिल कर दो, सारा कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया? 2/5, नीचे क्या बच गया? 2/5 प्लस 1/2, 2/5 प्लस 1/2। देखो इसको ये आ गया 2/5 इंटू, इनको ऐड करो 10, 2 × 4 प्लस 5 इंटू 10/, ये लो। अब ये आप अपने हिसाब से कर लेना, है ना। 5 × 5, 5 × 2 और ये बच गया ऊपर 4 और नीचे क्या बच गया 9। ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन दिया नहीं क्या? यही ऑप्शन होगा 2/5 और इनको दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 10, 2 × 4 प्लस 5 × 5, 9/10 था, 9/10, ठीक है। 9/10 तो 9/10 ये हो जाएगा ऑप्शन। 4/9 ये हो जाएगा। ऑप्शन मैंने खुद ही बनाए, जल्दबाजी में बने नहीं, सही सही है। ये बचेगा 4/9, 4 9 और ये था 9 4।
इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात वाली बात नहीं है। ये ऑप्शन मैंने खुद ही बनाए तो वो बने नहीं सही, है ना। कहने का मतलब आपको कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, कंसेप्ट कैसे है वो याद रखना आपको। ऑप्शन वगैरह तो आपको सही मिलेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी खोखले सिलेंडर पर, पहले इसको साफ कर देता हूं मैं। दोस्तों कहीं पर भी आपको सवाल मिले ना तो सवाल निकाल लेना, बस सवाल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा वही आपके लिए फायदेमंद है। थ्योरी में कुछ भी नहीं है, थ्योरी आपने पढ़ ली बस एक बार बहुत है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो दोस्तों इस प्रकार का एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक चित्र दिखाया गया इस प्रकार से, और इस पर नीचे की तरफ बल लग रहा है F, और इसका दिया गया है 3 किलोग्राम है क्या, 3 किलोग्राम और 40 सेंटीमीटर। 3 किलोग्राम 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देता हूँ सीधा ही, 0.40 मीटर के किसी खोखले सिलेंडर पर कोई नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लिपेटी गई। इस रस्सी, ये रस्सी लिपेटी गई है दोस्तों, और है क्या ये आपको सिलेंडर है ना, हाँ सिलेंडर है ये। अब ये नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लिपेटी गई है, आपसे पूछ क्या रखा है कि F का मान कितना है। यदि रस्सी को 30 न्यूटन बल से खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या होगा। यदि रस्सी को 30 न्यूटन बल से खींचा जाए, 30 न्यूटन बल से खींचा जाए तो पहला प्रश्न पूछ रखा है आपसे, कोणीय त्वरण क्या होगा। कोणीय त्वरण पूछ रखा है। इसके अलावा और क्या पूछ रखा है, रस्सी का कोणीय त्वरण के साथ पूछ रखा है रैखिक त्वरण का मान भी ज्ञात कीजिए। रैखिक त्वरण का मान भी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक रैखिक त्वरण पूछ रखा है, रैखिक त्वरण, इन दोनों के मान पूछ रखे हैं। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। अब कोणीय त्वरण पूछ रखा है, कैसे करेंगे कोणीय त्वरण। तो देखो त्वरण चाहिए में बल कैसे निकालते हैं। बल क्या होता है, टोरक क्या होता है, टोरक बल आघूर्ण। देखो सिंपल अगर मोशन होती है, सिंपल मोशन होती है तो F इज इक्वल टू क्या होता है ma, और यहां पर क्या हो जाएगा टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I एल्फा। m की जगह I और a की जगह एल्फा चाहिए में तो क्या हो जाएगा टो अपॉन I। और एल्फा होता क्या है, सॉरी टो क्या होता है, टो होता है बल गुणा बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, है ना। I एल्फा होता है ना ये, वैसे तो I एल्फा चाहिए में तो टो चाहिएगा I चाहिएगा। टो क्या होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यानी F इंटू आर ये होता है। यहां नहीं लगाता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, एफ आर ऑब्वियस सी बात है, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये होती है। और यहां से घूर्णन गति कर रहा है तो ये दूरी हो जाएगी क्रिया रेखा के बीच की दूरी, आर का मान तो ये हो जाएगा कितना है 0.4 मीटर, है ना। एफ का मान 30 दे रखा है में, तो टो कितना आ जाएगा 30 इंटू आर का मान कितना 0.4 यानी 112 भी 30 चौका 120 और एक स्थान छोड़ के पॉइंट लगाने तो 12, टो का मान 12 आ गया। अब चाहिए आई हमें, है ना, भी कोणीय त्वरण चाहिए तो आई चाहिए। अब आई का मान कैसे निकालेंगे, सिलेंडर के लिए आई कितना होता है इस अक्ष के सापेक्ष, सिलेंडर को हम छोटी छोटी चक्तियों से मिलकर बना मान सकते हैं, और चक्ति के लिए होता है mr²/2, है ना। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा mr²/2 ये हो जाएगा। तो m का मान कितना 3 किलोग्राम, r का मान कितना 0.40 और का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 × 4 16 3 48 और पॉइंट अपॉन 2। समझोगे मेरी बात को, 0.24 ये हो जाएगा अपना आई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब देखो आई भी आ गया, टो भी आ गया,
अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कितना आ जाएगा 2/i 12/0.24 है ना। इस अगर पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो ऊपर 2 जीरो लगा दूंगा और 12i कम 12 12 दूनी 24 ये 100/2 यानी 50 अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये अपना आ गया अल्फा। अब रेखिक त्वरण और चाहिए हमें। अब बताओ कोणीय त्वरण और रेखिक त्वरण में क्या संबंध होता है? A इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो A चाहिए हमें ओमेगा का अल्फा आर है ना, अल्फा आर होता है अल्फा आर। अल्फा का मान हमने निकाल लिया 50, आर का मान कितना 0.40, यही तो है। अब कई बार 0.40 0.4 लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, 0.4 भी लिख सकते हो आप ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200, ये 50 के 200 और एक स्थान छोड़ के पॉइंट लगानी है, 20 आ गया। क्या आ गया 20। ए का मान कितना आ गया, रेखिक त्वरण कितना आ गया 20। बोलो कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन? बिल्कुल लीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं घर से देता हूँ करने के लिए। बाकी ये चैप्टर अपना है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपका सवाल, आपके 2 3 4 जितने भी सवाल आते हैं, कम से कम 3 आएंगे, अधिकतम 5 सवाल आएंगे। तो 5 सवाल से ज़्यादा नहीं आएंगे और 3 से कम नहीं आएंगे। तो ये आपके सारे सवाल जो हैं मेरा मानना है कि सही हो जाएंगे यदि आपने क्लास को अच्छे तरीके से कवर किया है तो। देखिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक समरूप छड़ ए बी लंबाई L है और द्रव्यमान M है। ये बिंदु A के परितः घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। यानी इस प्रकार से एक छड़ दी गई है। अच्छा, क्षैतिज स्थिति में विराम से छड़ को छोड़ा जाता है। A की परितः जड़त्व आघूर्ण ये है, तब प्रारंभिक कोणीय त्वरण का मान बताइए। क्वेश्चन क्या दिया है देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि एक छड़ है इस प्रकार से, ये दिखाई गई है और ये बिंदु A दिया है, ये बिंदु B दिया है ना। इस छड़ की लंबाई तो है, द्रव्यमान M है, लंबाई L है और A की परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। अभी छड़ इस प्रकार से यहाँ से इसको मतलब क्या कहते हैं, डोटेड किया गया है ताकि इस प्रकार से घूम सकती है, इस प्रकार से नीचे आ सकती है ना। पूछ रखा है कि इसका प्रारंभिक कोणीय त्वरण क्या होगा, इसका जड़त्वाघूर्ण। अब जड़त्वाघूर्ण दिया है तो ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया गया है जड़त्वाघूर्ण कि इसका जड़त्वाघूर्ण है वो ml²/3 है, ml²/3 है। जड़त्वाघूर्ण ml²/3 है तो छड़ का प्रारंभिक कोणीय त्वरण यानी अल्फा का मान पूछ रखा है। प्रारंभिक कोणीय त्वरण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालोगे आप। और नेक्स्ट वीडियो जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, कल शायद आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, नया चैप्टर शुरू हो जाएगा कल से। इस चैप्टर में अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका जो कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ पर आप अपनी परेशानी लिखिए, अन्यथा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं आप 7690909586। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए आप जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। श्योर मानिए आपको 35 क्वेश्चन आएंगे ना फिजिक्स के, 35 क्वेश्चन में से आप 28 प्लस कर पाएंगे आप अच्छे तरीके से, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो। बने रहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ बैठ करके वीडियो नहीं देखनी है, आपको कॉपी पेन लेकर के काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 28 प्लस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन है ना 35 के 35 क्वेश्चन हैं वो हो सकते हैं बशर्ते कि आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन मेरा मानना ये है अगर 10 टॉपिक है तो इनमें 8 में आपका इंटरेस्ट होगा और 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। भी सभी स्टूडेंट के साथ होता है ऐसा, भी सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि 2 टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, 8 टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट होगा। तो आप इनको कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से। भी इनमें तो अगर बाई चांस बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, है ना। तो
35 में से अगर आप 28 प्लस कर देते हो या 30 तक भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। कब बन सकते हैं? जब आप अच्छे तरीके से कवर करो। लेकिन 10 के 10 टॉपिक आपको कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। भी सुनो, अब सारा सिलेबस कवर नहीं होगा, भी 3 महीने का टाइम है। आप सोच के देखो 3 महीने में 11th और 12th दोनों क्लासों का सिलेबस कैसे हो सकता है कवर? आप सोच के देखो 11th और 12th क्लास दोनों का 3 महीने के अंदर सिलेबस कवर नहीं हो सकता। अगर आप थ्योरी कवर करो ना तो भी नहीं हो सकती। तो आपको इसके लिए कवर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थ्योरी आपको घर से पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेरे साथ करनी पड़ेगी, घर पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ आपको 35 क्वेश्चन है तो आप टारगेट चलो कि अपने 30 क्वेश्चन ठीक हो जाए, है ना। अगर आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से तो आपका जो काम है वो लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं भी, राजस्थान जी के है, राजस्थान जी के प्लस 30 क्वेश्चन बायो के, है ना, बायो के, और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 30 क्वेश्चन है फिजिक्स के। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, राजस्थान जी के सबकी एक समान है। एक समान का मतलब ये है जितना आप पढ़ोगे उतना आपको याद होगा, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। रट्टाफिकेशन है, सीधी रट्टाफिकेशन। बायोलॉजी भी रट्टाफिकेशन ही मानता हूँ मैं तो, भी हो सकता है समझता हूँ, मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो बायोलॉजी है वो भी मेरा मानना है कि सिर्फ याद ही करने की आवश्यकता है। और केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ी है ढंग से। फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ करके जिनमें आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, उसको छोड़ दो। और आप केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी है, उसको छोड़ दो। और एक दो टॉपिक और है, जैसे हाँ सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा पार्ट है और गैसेस स्टेट में थोड़ा सा पार्ट है, उसको छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पार्ट। यानी उसमें उसके अलावा सारी केमिस्ट्री है वो सारी, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो पूरी तरीके से आपकी याद मेमोरी बेस्ड है। तो ये और ये लगभग सारा पार्ट क्या हो गया, मेमोरी बेस्ड। आपका फिजिक्स है ना, ये बनाएगा आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, है ना। 35 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यहाँ से। तो फिजिक्स है वो आपकी जो है मेरिट डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि मेरिट रहनी है लगभग यहीं पे 200 मार्क्स लगभग रहेंगी। मेरा मानना है 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 में से 200 प्लस मार्क्स अगर आपके आएंगे तो 200 मार्क्स का मतलब ये है, अगर 35 क्वेश्चन है तो 70 नंबर का काम हो गया यहाँ से। तो 70 नंबर माइनस कर दो, 140, है ना, 140। अब 70 नंबर है, ये 70 नंबर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 300 में से 70 नंबर है, 230 का हो जाएगा वरना पेपर आपका। कैसे? अगर आपको फिजिक्स नहीं पढ़ोगे ढंग से तो 230 का हो जाएगा। 230 में से 200 लेके आना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात ये बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ। और कल एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे कल से, यानी स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।